अरोड़ा ईटी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस सैटेलाइट, सैटेलाइट ऑर्बिट्स और बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसपोंडर इन टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट का आइडिया ब्रिटिश साइंटिस्ट क्लार्क द्वारा 1945 में दिया था। क्लार्क के अनुसार सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटोरियल ऑर्बिट में अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है। यानी 1945 में ब्रिटिश साइंटिस्ट क्लार्क द्वारा इसका आइडिया दिया और क्लार्क के अनुसार क्या है, सैटेलाइट जो है अर्थ के इक्वेटोरियल ऑर्बिट में अर्थ की एंगुलर जितनी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है। और जिसका रेडियस कितना होता है 42,242 किलोमीटर, यानी 42,242 किलोमीटर की रेडियस में अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी के साथ इक्वेटोरियल ऑर्बिट में मूव करता है। अतः सैटेलाइट की अर्थ के ऊपर पोजीशन हमेशा सेम रहती है। यानी सैटेलाइट आपको अर्थ से जहाँ पर दिखाई दे रहा है वो होल ईयर्स हमेशा पूरा साल आपको वहीं दिखाई देगा, इसलिए इसकी कांस्टेंट रहती है पोजीशन। पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए 3 सैटेलाइट जो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हों आवश्यकता। यदि आपने पूरी अर्थ को कवर करना है, यानी आपका सैटेलाइट से सिग्नल पूरी अर्थ तक पहुंचने लग जाए, तो उसके लिए आपको अगर आप प्लानिंग करें तो 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। और तीनों सैटेलाइट की एक दूसरे से पोजीशन कितनी होनी चाहिए 120 डिग्री एंगल पर। यानी तीनों सैटेलाइट 120 डिग्री के एंगल के ऊपर आपस में 120 डिग्री एंगल की पोजीशन पर हों तो पूरी पृथ्वी इन तीनों से इजीली कवर हो जाएगी, पूरी अर्थ इजीली कवर हो जाएगी। क्लार्क द्वारा सैटेलाइट को सोलर पावर से चलाने का आइडिया दिया गया। क्लार्क ने यह बताया कि सैटेलाइट की जो सर्किट्स हैं, जो उसकी पावर रिक्वायरमेंट है, उसको हम सोलर एनर्जी से पूरा कर सकते हैं। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया। यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग की शुरुआत हुई 4 अक्टूबर 1957 से। उसका नाम था सैटेलाइट का स्पुतनिक। 1963 में सिंक्रोनस ऑर्बिट प्राप्त किया गया। तो सिंक्रोनस ऑर्बिट की जो शुरुआत है वो 1963 से हुई। यानी आपका जो सैटेलाइट की पोजीशन शिफ्ट नहीं होना, सिंक्रोनस सैटेलाइट कहलाता है, अर्थ के अकॉर्डिंग चलते हैं। आज सैटेलाइट मूव करना और एक अलग मैटर है, लेकिन सैटेलाइट को अर्थ की स्पीड से मूव करना, ये सिंक्रोनस सैटेलाइट ये बाद में आया कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली बाद में इसको इम्प्लीमेंटेशन, आइडिया तो पहले आ गया था लेकिन प्रैक्टिकली इसको बाद में जब इम्प्लीमेंट किया तो 1963 की बात है। आज विभिन्न देशों के सैकड़ों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सर्विस कर रहे हैं। आज अब वर्ल्ड की बात करें तो सैकड़ों सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिनको बोलते हैं वो सर्विस में है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको बोलते हैं, जियो स्टेशनरी, यानी कि जिनकी पोजीशन अर्थ के सापेक्ष हमेशा कांस्टेंट रहती है। जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से आपकी अर्थ मूव करती है उसी स्पीड से सैटेलाइट मूव करता रहता है और उसी पोजीशन पर मूव करता रहता है। तो आपको हमेशा जो है वो सैटेलाइट जो है कांस्टेंट ही नजर आएगा। उसके बाद आते हैं सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। यह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर काटता है। तो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या क्वालिटी है, ये इसकी एक तो हाइट पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर है, दूसरा जो है वो ये पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर काटता है, एक रिवोल्यूशन होता है 24 आवर्स में। उसके बाद आता है सैटेलाइट ऑर्बिट्स। यह जियो स्टेशनरी है, वह हमेशा ऐसे जियो स्टेशनरी ही रहना है।
तो एक तो ये जियो स्टेशनरी है और इसको साल भर जो है जियो स्टेशनरी ही रहना है। ऑर्बिट के संबंध में दो प्रॉब्लम, ऑर्बिट्स की बात करें तो दो प्रॉब्लम्स आती है। पहली, सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करना। अब ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, सैटेलाइट के ऑर्बिट की। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हम सैटेलाइट को हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करना है कि वो पूरा साल भर जाए, वो उसकी पोजीशन स्टेबल रहे, वहीं नजर आए वो। दूसरा, सैटेलाइट को उसकी होल लाइफ के लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मेंटेन करना है। अब एक बार तो आपने उसको सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्टेबल कर दिया, लेकिन उसके बाद कभी भी उसकी पोजीशन जो है वो वेरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसको मेंटेन भी करना है। एक तो लॉन्च करना जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, और उसके बाद उसको मेंटेन करना। ये दो मेजर प्रॉब्लम्स है। क्योंकि सैटेलाइट प्लैनेट्स की तरह होते हैं, अतः इन पर केपलर्स लॉ लागू होते हैं। सैटेलाइट भी जैसे प्लैनेट्स आपके घूम रहे हैं स्पेस के अंदर, उसी टाइप से ये भी घूम रहे हैं, तो इनके ऊपर भी केपलर के लॉ एप्लीकेबल होते हैं। केपलर के लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, इलिप्स की सेम में ऑर्बिट होगा, एक तो फर्स्ट लॉ। सेकंड, सेंटर, इलिप्स का जो सेंटर है वो एक फोकस होगा। इलिप्स के दो फोकस हैं, तो एक फोकस आपका इलिप्स का सेंटर होगा। तो उसके बाद आपके जो ऑर्बिट का सेंटर, जो आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिट का सेंटर क्या होगा? इलिप्स का एक फोकस होगा। उसके बाद आते हैं बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसपोंडर। बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसपोंडर, इसे सैटेलाइट में इंस्टॉल किया जाता है। जो ट्रांसपोंडर था वो सैटेलाइट में इंस्टॉल किए जाते हैं, जो वाइड बैंडविड्थ में माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर ट्रांसमिट व रिसीव कर। जो ट्रांसपोंडर्स है वो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर काम करते हैं, उसी फ्रिक्वेंसी वो ट्रांसमिट वो वह रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, और उनकी बैंडविड्थ काफ़ी रहती है। ट्रांसपोंडर्स दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के ट्रांसपोंडर्स हैं। पहला है लीनियर और बेंट टाइप। यह प्राप्त किए गए सिग्नल को डीमोडुलेट कर एम्पलीफाई करता है, वह पुनः एक लोअर भिन्न कैरियर फ्रिक्वेंसी पर मॉड्यूलेट करके पुनः अर्थ की तरफ की दिशा में ट्रांसमिट कर देता है। तो लीनियर या बेंट टाइप के ट्रांसपोंडर क्या होते हैं कि आपका सिग्नल को जो मिल रहा है सिग्नल उसको डीमोडुलेट करना और एम्पलीफाई करना। पहले उसको डीमोडुलेट कर दिया, उसके बाद उसको एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करके एक दोबारा एक कम वैल्यू की कैरियर फ्रिक्वेंसी पर फिर मॉड्यूलेट करके अर्थ की तरफ भेज देता है। यानी सिग्नल को रिसीव करना, डीमोडुलेट करना, फिर उसको एम्पलीफाई करना और दोबारा जो नई कैरियर फ्रिक्वेंसी पर मॉड्यूलेट करके अर्थ की तरफ भेजना। ये हो गया फर्स्ट टाइप का लीनियर या बैंड टाइप। सेकंड है बेस बैंड प्रोसेसिंग ट्रांसपोंडर। सेकंड वाले क्या है? बेस बैंड प्रोसेसिंग ट्रांसपोंडर। ये क्या है? यह केवल डिजिटल सिग्नल्स के साथ ही किया जाता है। डिजिटल सिग्नल के साथ जो वर्क करते हैं वो कहलाते हैं बेस बैंड प्रोसेसिंग ट्रांसपोंडर, तथा डिजिटल सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल या मूल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसे प्रोसेस करता है। तो डिजिटल सिग्नल को पहले तो क्या करेगा? उसको अलग करना, उसके बाद अथवा उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करता है, फिर प्रोसेस करना उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करता है। इसके पश्चात इस डिजिटल सिग्नल को पुनः अर्थ की तरफ ट्रांसमिट, उसके बाद उसको फिर मॉड्यूलेट करके अर्थ की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है। सैटेलाइट ट्रांसपोंडर बहुत लिमिटेड पावर ही, सैटेलाइट की पावर, ट्रांसपोंडर की पावर बहुत कम होती है, कम पावर पर वर्क करते हैं। सभी अर्थ स्टेशन से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की दूरी कम से कम 36,000 किलोमीटर है, और ये कम से कम 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं अर्थ के सरफेस से। लार्ज अपर्चर वाले अर्थ स्टेशन एंटीना के साथ लगे रिसीवर की पावर बहुत ही कम होती है। जो अर्थ स्टेशन के साथ एंटीना लगाता है उसकी जो पावर जब बहुत कम होती है वह कभी भी 10 की पावर -10 वाट से ज़्यादा बहुत कम बार होती है। सिग्नल पावर का नॉइज से 5 से 25 dB ज़्यादा होना अच्छे रिस्पॉन्स के लिए आवश्यक है। ये सिग्नल पावर जो है नॉइज से 5 से 10-25 dB ज़्यादा है तो अच्छा सिग्नल गिना जाता है। पुराने समय में ट्रांसपोंडर 1 या 2 वाट के आते थे, लेकिन पर्याप्त पावर उत्पन्न नहीं कर पाते। तो पुराने ट्रांसपोंडर वो सिर्फ 1 या 2 वाट में ही मिलते थे। आजकल जो है वो 200 वाट के ट्रांसपोंडर उपलब्ध है, तो 6 से 4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी काम रहते हैं। 6 गीगाहर्ट्ज आपका अपलिंक के लिए, 4 गीगाहर्ट्ज डाउनलिंक के लिए
200 वाट के ट्रांसपोंडर भी अवेलेबल हैं। यहाँ अपलिंक फ्रिक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज तथा डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज है। इसके अलावा आजकल फ्रिक्वेंसी को पोलराइजेशन की सहायता से पुनः काम में, अब क्या है कि एक ही फ्रिक्वेंसी को एक से ज़्यादा बार भी काम में ले सकते हैं। एक फ्रिक्वेंसी को एकदम वर्टिकली पोलराइज करते हैं और दूसरी को हॉरिजॉन्टली पोलराइज करते हैं, और या सर्कुलर पोलराइजेशन, अलग अलग पोलराइजेशन की मेथड से अलग अलग टाइप का पोलराइजेशन करके एक फ्रिक्वेंसी को एक से ज़्यादा बार भी काम में लिया जा सकता है। लार्ज जियो सैटेलाइट में 6-4 गीगाहर्ट्ज व 14-11 गीगाहर्ट्ज दोनों काम में ली जा सकती है। तो 6-4 गीगाहर्ट्ज या 14-11 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दोनों काम में ले सकते हैं। सी बैंड व केयू बैंड की हम काम में ले सकते हैं। इफेक्टिव बैंडविड्थ जो है वो 250 मेगाहर्ट्ज होती है, किसमें 500 मेगाहर्ट्ज की रेंज के अंदर बात करें तो 250 मेगाहर्ट्ज बैंड 14-11 हर्ट्ज, केयू बैंड जो है 14-11 गीगाहर्ट्ज कहलाता है, और के ए बैंड जो है वो 30-20 गीगाहर्ट्ज है, और सी बैंड आपका वर्क करता है 6-4 गीगाहर्ट्ज पर। स्पेसिंग जो सैटेलाइट की होती है 3 से 2 डिग्री, दो सैटेलाइट के बीच में स्पेसिंग जो है वो 3 से 2 डिग्री की होती है। बहुत से डोमेस्टिक सैटेलाइट 6-4 गीगाहर्ट्ज पर बैंड में ऑपरेट करते हैं, तो 24 एक्टिव ट्रांसपोंडर्स रखते हैं। एक सैटेलाइट में 24 एक्टिव ट्रांसपोंडर्स हो सकते हैं, और जनरली ये बहुत से सैटेलाइट ऐसे हैं जो 6-4 गीगाहर्ट्ज पर काम कर रहे हैं। ट्रांसपोंडर की जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो एक दूसरे से 40 मेगाहर्ट्ज की दूरी पर होती है। जितने भी ट्रांसपोंडर्स की जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो 40-40 मेगाहर्ट्ज से एक दूसरे से अलग किए रहते हैं, यानी आपस का गैप जो है वो 40 मेगाहर्ट्ज रहता है उनकी सेंटर फ्रिक्वेंसी का, किसी दो ट्रांसपोंडर्स की। अब हम एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं किसी ट्रांसपोंडर के लिए। ये स्टार्ट के जिसे सेंटर फ्रिक्वेंसी 3720, टोटल रेंज तो 3700 से लेकर के 4200, और ट्रांसपोंडर की सेंटर फ्रिक्वेंसी 3720, 3760, यानी इनके अंदर क्या है 40 मेगाहर्ट्ज का गैप है। तो पहला ट्रांसपोंडर यदि 3720 पर है तो दूसरा आपका 3760 पर, तीसरा 3800, ये अप टू आएगा 4160। तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, 19, 21 और 23, और उसके बाद नीचे दिखाया हमने जिसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी आपकी 3740, फिर 3760, तो दूसरा, चौथा, छठा, इस टाइप से ये और इवन वाले जो है आपके 24 तक जाएंगे, और इनकी सेंटर फ्रिक्वेंसी जाएगी अप टू 4180 मेगाहर्ट्ज। तो ये होगी फ्रिक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज किसी ट्रांसपोंडर के लिए जो ट्रांसमिट करता है, नीचे की तरफ ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि ये डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी। रिसीवर जो है ट्रांसपोंडर का रिसीवर किस फ्रिक्वेंसी का काम करेगा 5945, 5945 से लेकर के 5985, फिर 6025 अप टू 6385, और इवन वाले आपके 5965, 5945 से 20 का गैप के ऊपर सेंटर फ्रिक्वेंसी आ गई, और इसके बाद ये अप टू जाएगा ये 6405 मेगाहर्ट्ज पर, और टोटल रेंज है 5925 से लेकर के 6425। तो ये रिसीविंग वाला है, यानी जो अर्थ की तरफ से ऊपर भेज रहे हैं फ्रिक्वेंसी रिसीव करता है जो ट्रांसपोंडर, उसके लिए काम करेगा उस फ्रिक्वेंसी पर। तो ये 6 गीगाहर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी। उसके बाद आते हैं सिंप्लीफाइड सिंगल कन्वर्जन ट्रांसपोंडर। बैंड टाइप का ट्रांसपोंडर किस टाइप से वर्क करता है ये दिखा रहे हैं। तो इसमें 6 गीगाहर्ट्ज का अपलिंक एंटीना, यानी अर्थ से जो एंटीना सिग्नल रिसीव कर रहा है वो 6 गीगाहर्ट्ज पर आ रहा है। लो नॉइस एम्पलीफायर, उसके बाद 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड पास फिल्टर, 6 गीगाहर्ट्ज के सिग्नल को ही पास करे, बाकी फ्रिक्वेंसीज को, बाकी कैरियर फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर दे। उसके बाद इसको डाउन कन्वर्टर के द्वारा इसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस किया जाता है। 4 गीगाहर्ट्ज का बैंड पास फिल्टर लगा दिया हमने फिर, और 4 गीगाहर्ट्ज का लो पावर एम्पलीफायर। उसके बाद 4 गीगाहर्ट्ज का हाई पावर एम्पलीफायर। उसके बाद आपका 4 गीगाहर्ट्ज डाउनलिंक, तो अर्थ की तरफ 4 गीगाहर्ट्ज की जो कैरियर फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट कर दी जाती है। तो ये कहलाता है सिंप्लीफाइड सिंगल कन्वर्जन ट्रांसपोंडर। तो इसमें आपका किस टाइप से जो है वो अर्थ से जो सिग्नल मिलता है उसको वापस एम्पलीफाई करके पुनः अर्थ की तरफ भेजा जाता है। अर्थ से जो सिग्नल मिलता है वो तो एक ही एंटीना की तरफ फोकस रहता है, और अर्थ की तरफ नीचे की तरफ भेजते हैं तो ओमनी डायरेक्शन एंटीना द्वारा भेजते हैं ताकि पूरी अर्थ के ऊपर सिग्नल फैल जाए। सेकंड टाइप की जो है सिंप्लीफाइड डबल कन्वर्जन ट्रांसपोंडर जो है वो 14 गीगाहर्ट्ज अपलिंक फ्रिक्वेंसी है, लो नॉइस एम्पलीफायर, 14 गीगाहर्ट्ज बैंड पास फिल्टर, उसके बाद डाउन कन्वर्टर 13 गीगाहर्ट्ज इसमें लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है,
उसके बाद ये 1 गीगाहर्ट्ज से हमने सिग्नल डाउन कन्वर्टर के द्वारा प्राप्त कर लिया, उसका बैंड पास फिल्टर है। फिर 1 गीगाहर्ट्ज का जो है वो IF एम्पलीफायर है। उसके बाद फिर 10 गीगाहर्ट्ज से लो क्रॉस फ्रिक्वेंसी, फिर उसको डाउन कन्वर्ट किया, उसने डाउन कन्वर्ट नहीं करते, उसकी कैरी फ्रिक्वेंसी को चेंज किया। तो उसके बाद हमने बना दिया इसको 11 गीगाहर्ट्ज बैंड पास फिल्टर में के द्वारा फिर पास किया। तो 11 गीगाहर्ट्ज हाई पावर एम्पलीफायर के द्वारा इसको फिर एम्पलीफिकेशन करते हैं, और 11 गीगाहर्ट्ज डाउनलिंक एंटीना के द्वारा अर्थ की तरफ पुनः ट्रांसमिट कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लास्ट जो है टॉपिक, मल्टी बैंड। ये आपका ऑन बोर्ड कंट्रोलर्स किस टाइप से लगे हुए हैं। मल्टी बैंड अपलिंक एंटीना है एक तो, उसके बाद रिसीवर है, डीमोडुलेटर है, FEC डिकोडर है, बेस बैंड डिकोडर है, उसके बाद आपका FEC एनकोडर है, नेक्स्ट आपका मॉड्यूलेटर है, उसके बाद ट्रांसमीटर है। ये ऑन बोर्ड कंट्रोलर किस टाइप से क्या क्या ब्लॉक्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक आइडिया जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का और ऑर्बिट सिंक्रोनस, उसके बाद आपको मैंने टॉपिक किया है बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसपोंडर किया है, सैटेलाइट ऑर्बिट्स आगे, सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको बोलते हैं, सैटेलाइट में C बैंड में क्या फ्रिक्वेंसीज होती हैं, KU बैंड में क्या फ्रिक्वेंसी होती है। ये टॉपिक्स मैंने कवर करने की कोशिश की, और ट्रांसपोंडर की फ्रिक्वेंसीज कैसे कैसे हम लेते हैं, तो इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया इसको लाइक और शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर लिखें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।